नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, आज हम इसका इंडिया जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और पिछले कल हमने एचपी जीके का सेक्शन जो था वो डिस्कस किया था। देखा होगा आपने, जब सेक्रेट का सिलेबस हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जीके को काफ़ी वेटेज जो है वो दी गई है। तो हर एक सेक्शन को डिटेल से डिस्कस करना ज़रूरी है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 146 से। बोलते हैं द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वॉज रिटन बाय। तो हुमायूं की जो जीवनी थी, उसकी जो बायोग्राफी थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हुमायूं की बायोग्राफी की बात करेंगे किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने जो था वो हुमायूं को बायोग्राफी लिखी थी। यहाँ से पहली चीज़ आपको जाननी है हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हुमायूं जो था, इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी। बैटल ऑफ कन्नौज जो हुई थी वो 1540 में हुई थी। पहला क्वेश्चन क्या बना, बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई थी, 1540 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बना हुमायूं की ये बैटल हुई थी तो किसके साथ हुई थी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। और इसमें जीत किसकी हुई थी, हार किसकी हुई थी। तो हुमायूं जो था वो इसमें हार गया था और शेरशाह सूरी जो था वो इसमें जीत गया था। हुमायूं को जो था वो परफेक्ट मैन भी कहा जाता था। इसको परफेक्ट मैन के नाम से भी जाना जाता था। हुमायूं से पहले जो था वो कौन हुआ करता था, बाबर हुआ करता था। तो बाबर का जो कार्यकाल था वो भी काफी समृद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो मुगल थे, मुगलों का आगमन माना जाता है कि बाबर के आगमन के साथ ही हुआ था। हुआ कैसे था, बाबर ने जो था वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी 1526 में, जिसमें बाबर ने जो था वो इब्राहिम लोधी को हराया था। और इसके बाद जो था वो मुगल एम्पायर का जो था यहाँ पर उदय हो गया था। मुगल एम्पायर जो था वो इसके बाद यहाँ पर शुरू हो गया। फिर सबसे पहले आया बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर। इस तरह से जो था वो सिनेरियो फिर चलता रहा। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो बने उनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 147 क्वेश्चन बोलते हैं हु बिल्ड द फेमस वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में जो था वो प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर जो था वो किसने बनवाया था। किसके द्वारा ये प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर जो था वो बनवाए गए थे, कहाँ पर, कांचीपुरम में। ये मंदिर बनवाए गए थे नंदी वर्मन सेकंड के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नंदी वर्मन सेकंड ने जो था ये मंदिर बनवाया था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे यहाँ से हम डिटेल में। अब देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड की अगर आप बात करेंगे तो नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा जो था वो कैलाशनाथ मंदिर बनवाए गए थे कांची के। कांची के कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाए थे, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाए थे। और ये पल्लवा पल्लवा जो डेंसिटी थी उसके ये राजा शासक हुआ करते थे। तो पल्लवा डेंसिटी के बारे में भी आप एक बात याद रखिए कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना जो था, इसकी स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना की थी और इनकी कैपिटल जो था वो कांची में हुआ करती थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 148 क्वेश्चन बोलते हैं विच वेदा कंटेन सेक्रीफिशियल फार्मूलाज। तो किस वेद में जो है, जो सेक्रीफाइस होते हैं उनसे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो दिए गए हैं या फिर उनकी बात की गई है। तो ये दिए गए हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ये दिए गए हैं, आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले बात यजुर्वेद की हुई है, तो यजुर्वेद के बारे में जान लीजिए। यजुर्वेद में जो है वो सेक्रीफाइस से रिलेटेड परफॉर्मेंस जो है वो दी गई हैं। और यहाँ पर जो है यजुर्वेद को जो है वो दो भागों में बांटा भी जाता है आगे। एक वाइट यजुर्वेद है जिसको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, और एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। इनके बारे में ध्यान रखिए। इसके अलावा ऋग्वेद के बारे में भी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ऋग्वेद ही आता है। ऋग्वेद में पूछ जाता है कि कितने हाइम्स हैं यहाँ पर। तो 1028 हाइम्स जो है यहाँ पर आते हैं। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, 10 मंडलों में जो है इसको विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को जो है, इसमें जो है एक मंडल आता है जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में मिलता है। तो कौन सा वो मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में बात की गई है, तो तीसरा मंडल ऐसा है जहाँ पर गायत्री मंत्र की बात की गई है। यहाँ पर साम वेदा भी आता है। साम वेद की बात करें तो साम वेद के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें, तो सामवेद में आप कह सकते हैं कि संगीत के बारे में बात की गई है। तो ये आप वहाँ से सामवेद के बारे में याद रखिए। ये ऋग्वेद आपका हो गया, सामवेद आपका हो गया। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में आप कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक की बात की गई है। आयुर्वेदा से रिलेटेड चीज़ें जो हैं यहाँ पर थोड़ी बताई गई हैं। तो ये सब इसके बारे में याद रखना है। आगे देखिए 149 क्वेश्चन है, बोलते हैं विच वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो था वो इनमें से कौन सी चीज़ जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करें
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो था वो द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, कई बार पूछ जाता है क्वेश्चन कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी आपकी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो था वो इसके चेयरमैन थे। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ से, जब 1947 में पहली कैबिनेट बनाई गई थी ना 1947 में, तो उस टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? कौन से मंत्री ये बनाए गए थे? तो उस टाइम इनको लॉ पोर्टफोलियो जो था वो दिया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, लॉ पोर्टफोलियो जो था वो इनको दिया गया था। और एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल्स हुई थी, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, उनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो था वो भाग लिया था? देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो था वो तीनों के तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनमें भाग लिया था। ये आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था। और अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने सिर्फ जो था वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही भाग लिया था, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो था वो तीनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 150 क्वेश्चन, बोलते हैं विच हैज़ बीन नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी जो है इनमें से किसको कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफर खान को। खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, शायद ये पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, हाई कोर्ट के एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में। महात्मा गांधी को जो है वो फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो ये टाइटल जो था वो इनको किसके द्वारा दिया गया था? तो ये टाइटल इनको दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, फादर ऑफ नेशन का टाइटल। ये आपने ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने कहा था फादर ऑफ, महात्मा गांधी को जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था फादर ऑफ नेशन। ये आपको पता चल गया, फ्रंटियर गांधी पता चल गया। तो यहाँ से फिलहाल आप ये दो क्वेश्चन याद रख लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट फंडामेंटल राइट्स आर एंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं भारत का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुसार जो है सुनिश्चित किया गया है। तो हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको सुनिश्चित किया गया है, उनको सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल नंबर 32 से। आर्टिकल 32 नंबर क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इंश्योर करता है। आपको पता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट किए जा रहे हैं, उनका हनन किया जा रहा है, तो आप उसके लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिट दायर कर सकते हैं। और ये जो है आर्टिकल 32 में जो है आपको दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहे हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की रिट्स भी दी गई हैं। 5 प्रकार की रिट्स दी गई हैं, इनको भी आप याद रखिए कि कौन कौन सी रिट है। एक तो है हैबस कॉर्पस रिट, दूसरे नंबर पर आती है मैंडामस रिट, तीसरे नंबर पर आती है प्रोविजन रिट, चौथे नंबर पर आती है सेरिटोरियरी रिट और 5वें नंबर पर आती है क्यू ब्रांटो रिट। तो ये 5 की 5 रिट्स आपने याद रखनी है। 5 रिट्स हमारे पास दी गई हैं और आर्टिकल नंबर 32 जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने की। राइट टू इक्वलिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है? तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 के बीच में आते हैं, राइट टू इक्वलिटीज। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ये कौन से आर्टिकल में बात की गई है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट की बात जो है वो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में की गई है। तो ये आप इन अलग अलग राइट्स के बारे में भी याद रखिए जो एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। तो राष्ट्रपति की किस क्षमता के अधीन जो है वो जो सजा की अवधि होती है उसको जो है वो घटा सकते हैं उसके लक्षण बदले बिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेमिशन। रेमिशन जो है वो पार्डनिंग पावर है एक प्रेसिडेंट के पास दी गई, जिसमें जो है वो जो सजा है उसकी अवधि को जो है वो कम किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिए, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो पार्डनिंग पावर दी गई है कि वो किसी की सजा को कम कर सकते हैं।
तो ये आर्टिकल नंबर 72 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो ऐसी शक्ति है कि वो किसी की सज़ा को जो है वो कम कर सकता है, किसी को माफ़ी जो है वो दे सकता है। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सज़ा सुनाई गई है तो ये जो है वो संविधान में प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट जो है उसको कम कर सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए माफ़ कर सकते हैं। आगे बोलते हैं, राज्यसभा इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड द रैंक इक्विवेलेंट टू। तो राज्यसभा जो है वो महासचिव की सहायता प्राप्ति की जाती है राज्यसभा में। इसका रैंक जो है वो किसके बराबर होता है? तो सेक्रेटरी जनरल जो राज्यसभा का होता है उसका रैंक किसके बराबर माना जाता है? उसका रैंक माना जाता है इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर जो है उसका रैंक माना जाता है राज्यसभा में जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसका रैंक। ये आपने ध्यान रखना है। अगर राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर आप जानेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारी इंडिया में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? सबसे पहले नंबर पर जो है वो आते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये ऑर्डर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए स्टार्टिंग का। सबसे पहले कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से 154 क्वेश्चन बोलते हैं विच माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप। तो एशिया और यूरोप को जो है वो कौन सा माउंटेन इनमें से सेपरेट करता है? एशिया और यूरोप को जो माउंटेन सेपरेट करता है वो है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये बेसिक क्वेश्चन है जियोग्राफी का, जब छठी सातवीं की किताब में आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाले माउंटेन यूराल माउंटेन जो है वो आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है अल्प्स माउंटेन। ये अल्प्स माउंटेन कहाँ पर स्थित है? ये यूरोप में पड़ते हैं, ये ध्यान रखिए। रॉकी माउंटेन कहाँ पर पड़ते हैं? तो रॉकी माउंटेन जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो है वो पड़ता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है रॉकी माउंटेन। और ये जो एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन कहाँ पर पड़ता है? एटलस माउंटेन आपने ध्यान रखना है, ये माउंटेन सीरीज जो है वो अफ्रीका में पड़ती है, ये अफ्रीका में पड़ती है। अब 155 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द टाइप ऑफ रेन इन ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज। तो आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु में कौन से प्रकार की वर्षा होती है? तो यहाँ पर कौन से प्रकार की वर्षा होती है? यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कन्वेक्शनल रेनफॉल आपने ध्यान रखना है, ये टाइप ऑफ रेन है ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। रेनफॉल जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गया, साइक्लोनिक रेनफॉल हो गया। ये सब अलग अलग टाइप हैं रेनफॉल के। और ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है इसके बारे में ध्यान रखिए कि ये इक्वेटर के नज़दीक जो है वो होती है। यहाँ पर ये होती है, और ये होती क्यों है? ये होती है जब कांस्टेंट हाई टेम्परेचर रहता है और ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद जो है ये आफ्टरनून में इस तरह की रेन अक्सर देखने को मिलती है जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। और ये जो है ये इक्वेटर के समीप ज़्यादा देखने को मिलती है, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस के ऊपर भी नज़र डालिए। 164 क्वेश्चन में बोलते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड इज। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? उसके लिए जो है आर्कियोपेलॉजी वर्ड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं आई एम फेड अप दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। तो 165 का होगा आई एम फेड अप विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। विद यहाँ पर होगा ऑप्शन सी सही आंसर है। 166 में बोलते हैं मीनिंग ऑफ द ईडियम टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो बोलते हैं इस ईडियम का मतलब बताना है टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इस ईडियम का मतलब होगा टू टेक विद समवन रिजर्वेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे निराधार में बोलते हैं कौन सा समास है? निराधार में समास की बात की गई है, यहाँ पर अव्ययीभाव समास जो है वो आएगा। अव्ययीभाव समास। टिप्पणी किस तरह से लिखते हैं? टिप्पणी जो है वो ऑप्शन बी कुछ इस तरह से लिखते हैं टिप्पणी। और अब बोलते हैं कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक चतुर होना। ऑप्शन ए सही आंसर है, अधिक चतुर होना इसका मतलब है। शत्रु का पर्यायवाची पूछा गया, शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? शत्रु का पर्यायवाची होगा रिपु। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, रिपु जो है इसका पर्यायवाची है। अब हमने पिछले कल क्या डिस्कस किया था? पिछले कल हमने जो था वो डिस्कस किया था सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डे। सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज हमने डिस्कस किए थे। मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, इसको कमेंट करके बता दीजिए। और मैंने आपसे पूछा था नेशनल हैंडलूम डे जो है वो कब मनाते हैं।
नेशनल हैंडलूम डे जो है वो अगस्त 7 को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। आज हम अक्टूबर महीने के इम्पोर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। गांधी जयंती को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद एक और बात ध्यान रखिए, जो पहला मंडे आता है अक्टूबर महीने का, उसको वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर उसको वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर आता है, इस दिन वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। और 5 सितंबर को जो है हमारे इंडिया में टीचर डे मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और 9 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। 9 अक्टूबर से पहले 8 अक्टूबर को जो है वो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद 11 अक्टूबर को जो है वो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को जो है वो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डे जो था वो डिस्कस किए अक्टूबर महीने के। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो है हमारे साथ जो है 18,600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको भी हेल्प मिल सके टेलीग्राम से, क्योंकि टेलीग्राम पर हम हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो है आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।